आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसमें हमारी मूवी का मेन किरदार जिस भी किताब के बारे में पढ़ता था उस किताब में से किरदार बाहर असल दुनिया में आ जाते थे। हेलो गाइस, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं द ब्लाइंड स्टोरी और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन किरदार मो अपनी छोटी सी बेटी को एक स्टोरी सुना रहा होता है जिसमें वो एक लाल चौके के बारे में पढ़ता है। जैसे जैसे मो कहानी आगे पढ़ता है वैसे वैसे एक लाल चौगा आसमान में से उड़ता हुआ उनकी घर के बाहर आ गिरता है। अगले सीन में हमें मूवी 12 साल आगे दिखाई जाती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि मो की बेटी मैगी अब काफी बड़ी हो चुकी है और दोनों बाप बेटी एक वैन में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। मो और मैगी एक टाउन में आकर रुकते हैं जहाँ पर काफी सारी पुरानी बुक शॉप्स थी जो पुरानी बुक्स का कलेक्शन रखती थी। मैगी मैप में देखकर अपने डैड से कहती है कि जिस बुक शॉप को हम ढूंढ रहे हैं वो गली के आखिर में चौक के दाईं तरफ है। मैगी अपने डैड मो से पूछती है कि हम हमेशा से पुरानी जगह पे ही क्यों आते हैं, तो मो कहता है कि मैं एक बुक बाइंडर और मुझे पुरानी किताबों का शौक है। तो मैगी कहती है कि शायद आपको यहाँ पे वो बुक मिल जाए जिसकी आप इतने सालों से तलाश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जब भी आपको किसी बुक शॉप में जाते हुए देखा है तब आपको मैंने कुछ ना कुछ ढूंढते हुए देखा है और हर बार आप निराशा के साथ उस बुक शॉप से बाहर आते हो। तो मो इसके जवाब में कहता है कि नहीं, मुझे किसी खास बुक की तलाश नहीं है। और इन सब बातों से हमें पता चलता है कि मो और मैगी दोनों काफी वक्त से इसी तरह सफर कर रहे हैं और पुरानी जगहों पर जा जाकर किसी खास बुक की तलाश कर रहे हैं जिसके बारे में मैगी को अभी तक नहीं पता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैगी को वहां रखी काफी बुक्स पसंद आ जाती है, इसलिए वो उन बुक्स को देखने के लिए वहीं रुक जाती है और उसके डैड मो उस बुक शॉप की तरफ चल जाते हैं। बुक शॉप पहुंचने के बाद मो वहां के ओनर से उसका पुराना बुक कलेक्शन देखने के लिए पूछता है और वहाँ का ओनर उसे हाँ बोल देता है। बुक्स देखते वक्त मो को वहाँ की हर बुक्स में से आवाजें आने लगती है और फाइनली मो को एक बुक मिलती है जिसका नाम होता है इंक हार्ट। ये वही बुक होती है जिसकी तलाश मो काफी वर्षों से कर रहा था। अगले सीन में हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जो बाहर बैठे कोटेरे को खाना दे रही थी, यानी कि नेवले को खाना खिला रही थी। अचानक से पीछे से एक अनजान आदमी उसे चौंका देता है। इस अनजान आदमी का नाम होता है डस्ट फिंगर और वो ओटेरो भी इसी का होता है जिसका नाम था ग्वेन। डस्ट फिंगर मैगी से कहता है कि मैं तुम्हारे डैड का पुराना दोस्त हूँ और हम एक बार मिल भी चुके हैं, पर उस वक्त तुम काफी छोटी थी। इतने में पीछे से मो आ जाता है और वो मैगी को गाड़ी में जाने के लिए बोलता है। फिर मो और डस्ट फिंगर अकेले में जाकर कुछ बातें करते हैं। डस्ट फिंगर मो से कहता है कि 10 साल पहले तुमने जो गलती की थी उसे अब सुधारो, मुझे अपने घर वापस जाना है। तो मो कहता है कि ये बुक मेरी पत्नी को वापस लाने की आखिरी उम्मीद है और मो डस्ट फिंगर को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। ये सब कुछ मैगी देख लेती है और वो भी अपने डैड के पीछे पीछे भाग जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों वैन के अंदर बैठे हुए हैं और मैगी अपने डैड से सवाल जवाब कर रही कि आखिर वो आदमी कौन था, क्या इन सब का लेना देना मोम से था और अभी हम जा कहाँ रहे हैं। तो मो इसके जवाब में कहता है कि अभी हम तुम्हारी दादी मौसी के पास जा रहे हैं और इससे ज्यादा मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता। अगले सीन में हमें एलेनोर नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जिसके बारे में मो बात कर रहा था और फिर तीनों बैठकर साथ में चाय पीते हैं। एलेनोर मैगी को बताती है कि किस तरह उसकी मॉम बचपन में उसे छोड़कर चली गई। इस बात से गुस्सा होकर मैगी वहां से चली जाती है। फिर मॉम भी अपनी बेटी को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैगी एक रूम में जाती है जहाँ पर काफी सारी बुक्स रखी होती हैं और अचानक से पीछे से एलेनोर आ जाती है। मैगी एलेनोर से वहां बैठकर बुक पढ़ने की परमिशन मांगती है तो एलेनोर उसे बताती है कि तुम्हारी माँ भी इसी खिड़की के सामने बैठकर यहाँ बुक पढ़ती थी और एलेनोर उसे बुक पढ़ने की परमिशन दे देती है। बुक पढ़ते पढ़ते मैगी को रात हो जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि डस्ट फिंगर उन दोनों का पीछा करते करते अब यहाँ भी पहुंच चुका है, पर इस बार वो अकेला नहीं आया है। डस्ट फिंगर कैप्रिकॉन के कुछ चमचों के साथ वहां आया था। कैप्रिकॉन कौन है ये आगे वीडियो में पता चलेगा। डस्ट फिंगर और उसके साथी तीनों को एक साथ पकड़ लेते हैं और उन्हें पकड़कर कैप्रिकॉन के पास ले जाते हैं और वहां की सारी बुक्स को जला देते हैं। जलती हुई बुक्स में से मैगी एक बुक को उठाने के लिए दौड़ती है पर डस्ट फिंगर के साथी उसे वो बुक उठाने नहीं देते और बाद में डस्ट फिंगर वो बुक खुद उठा लेता है। अगले सीन में हमें ये तीनों कैप्रिकॉन के महल में कैप्रिकॉन के सामने खड़े दिखाई देते हैं और वहां पर एक बंदा और होता है जिसका नाम होता है डेरिसन, जो कि कैप्रिकॉन के लिए किताबें पढ़ता था पर वो थोड़ा सा हकलाता था। इस वजह से कैप्रिकॉन को एक नए बुक पढ़ने वाले की जरूरत थी और फिर कैप्रिकॉन मो से अली बाबा 40 चोर की किताब में से सारे खजाने को बाहर निकालने के लिए कहता है और मो बिल्कुल वैसा ही करता है ताकि कैप्रिकॉन उसकी बेटी को कोई भी चोट ना पहुंचा सके। बुक पढ़ने के बाद वहां खजाने की बारिश होने लगती है और एक फारिद नाम का किरदार कहानी से बाहर आ जाता है
और साथ ही कैप्रिकॉन का एक साथी कहानी के अंदर चला जाता है और फिर डस्ट फिंगर भी मो से इंक हार्ट पढ़ने के लिए बोलता है ताकि वो घर वापस जा सके। पर कैप्रिकॉन उससे कहता है कि अब मुझे ये दुनिया पसंद आ चुकी है और मुझे घर जाना नहीं है। और इसी के साथ कैप्रिकॉन उस बुक की आखिरी कॉपी को आग में फेंक देता है जिसे मो ने इतने सालों में जाकर ढूंढा था। और डस्ट फिंगर उस बुक को आग में से निकालने के लिए जाता है पर डस्ट फिंगर के हाथ जल जाते हैं। इसके बाद एलेनोर, मो, मैगी और फारिद चारों को कैद खाने में डाल दिया जाता है और डस्ट फिंगर अपने जले हुए हाथ लेकर एक गूंगी औरत के पास जाता है जिसका नाम था रीसा। वो भी वहाँ एक कैदी थी और खाने बनाने का काम करती थी। डस्ट फिंगर उसे अपने हाथों पर पट्टी बांधने के लिए शुक्रिया कहता है और उससे पूछता है कि अगर तुम गूंगी ना होती तो तुम अपनी कहानी मुझे क्या बताती या नहीं। तो वह एक तस्वीर निकालकर उसे दिखाती है। ये तस्वीर मो और मैगी की थी। डस्ट फिंगर ये तस्वीर देखकर तुरंत समझ जाता है कि ये रीसा मो की वाइफ है जिसके लिए मो इतनी कोशिशें कर रहा है। शायद जब डैरिस ने बुक पढ़ी तो ये वहां से बाहर आ गई होगी और इसकी आवाज वहीं बुक में पीछे रह गई। इन सब के बाद डस्ट फिंगर रीसा को उसके पति से मिलाने के लिए राजी हो जाता है और वह गुएन को चाबी लाने के लिए भेज देता है ताकि रीसा वहां से आज़ाद हो सके। और जब डस्ट फिंगर कैद खाने में नीचे जाता है तो वह मो को कुछ बातें करते हुए सुन लेता है कि हमारे पास अब भी एक चांस है कि हम लेखक के पास जाए जिसने वो बुक लिखी थी इंक हार्ट, उसके पास एक कॉपी जरूर होगी। यह सुनने के बाद डस्ट फिंगर मन ही मन कुछ सोचने लगता है। और इसी के साथ हमारी इस मूवी का पहला पार्ट यहीं ख़त्म होता है। तो आगे आपको अगर मूवी का अगला पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि डस्ट फिंगर अब क्या करेगा आगे। क्या वो रिसा को उसके परिवार से मिलवाएगा या फिर वो मो को इन सब के बारे में ना बताकर खुद के लिए बुक लेने जाएगा। तो जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।